हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म A1IS यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग 10th ऑफ जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं ना। 9 जनवरी तक सारे करंट अफेयर्स हम लोगों ने कर लिए हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, मैं यूट्यूब पे देख पा रहा हूँ, जो अभी भी मेरे पुराने लेक्चर्स को लगातार देख रहे हैं, ठीक है। नहीं तो ऐसा नहीं होता है जनरली। जो अगर कोई भी करंट अफेयर की वीडियो आती है तो वो एक दिन तक ही चलती है, 1 से 2 दिन, ठीक है। बट लोग पुरानी वीडियोस भी देख रहे हैं, आपको भी इसलिए देखना है, इस मौके का फायदा उठाना है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने करंट को स्टैटिक से लिंक कर रखा है, ठीक है। करंट को स्टैटिक से लिंक कर रखा है, तो इसलिए एक एक क्लास इंपॉर्टेंट है, सारी क्लासेस आप जाकर देखेंगे, ठीक है। इसी के साथ अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। आज करंट अफेयर्स देखेंगे। आज है 10 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स हम लोग देखने वाले हैं। बट उससे पहले 9 जनवरी को मैंने कुछ आपको होमवर्क दिया था हमारे टेलीग्राम चैनल पे, A1IS ऑफिशियल पे। उससे कुछ क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईईडीज, ठीक है। आईईडीज की फुल फॉर्म क्या होती है। इस टाइप के ऑप्शंस आपके बन के आएंगे आपके बीपीएससी के एग्जाम में। जो भी आप एग्जाम देना चाहते हैं, यूपीएससी में भी आ सकता है, एमपीपीएसएस में भी आ सकता है, किसी भी एग्जामिनेशन में आ सकता है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि आईईडी की फुल फॉर्म क्या है। का करेक्ट आंसर है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, ठीक है। जिसको भी नहीं पता था, आप जाइए और कल के करंट अफेयर्स देखिए, 9 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स देखिए। जो हमारी टीम है पूरी, इस पे जो रिसर्च करती है, काफी ज्यादा मेहनत करती है, तो इसलिए आपको देखना होगा और अपना फायदा भी इसमें से देखना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चले। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ह्यूमन मेटानिमो वायरस है ना, HMPV वायरस के बारे में कल मैंने सारी चीज बता दी आपको कि बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। ये हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है ना। वहां की तरफ से कहा गया कि ये जो पर्टिकुलर वायरस है, ऐसा नहीं है कि नया वायरस है, ये तो 1950 से है हमारे पास, ठीक है। मतलब ये पूरे वर्ल्ड में 1950 से ही है और बहुत सारे लोगों में इससे रिलेटेड ऑलरेडी इम्यूनिटी है। तो इसलिए बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जो वायरस अभी चाइना में फैल रहा है, इसलिए हमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन वही है, द HMPV वायरस मतलब ह्यूमन मेटानिमो वायरस आइडेंटिफाइड इन 2001 प्राइमरली कॉजेस इन्फेक्शन ड्यूरिंग वेट सीजन्स। देख लो, मैंने HMPV के बारे में कितनी इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं, ठीक है। उसमें से एक बहुत ही बेसिक चीज, ये बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। आप लास्ट के यूपीएससी के लास्ट के 2 साल के ट्रेंड देखिए और बीपीएससी में भी देखिए कि जिस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बिल्कुल हट के आ जा रहे हैं, ठीक है। जो कोई सोच के भी नहीं चलता कि यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट बनते हैं, सब लोग उस चीज की तैयारी करते हैं और जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो थोड़े हट के ही आ जा रहे हैं। तो इसलिए आपको हर चीज को देखते हुए चलना है। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से सीजन में ज्यादा फैलता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है विंटर एंड अर्ली स्प्रिंग में, है ना। कोविड में थोड़ा सा अलग था। कोविड में क्या था, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। एक और चीज देखो, 2001 में इसे आइडेंटिफाई किया गया है। इसमें क्वेश्चन में बोला है किसने आइडेंटिफाई किया था, किसने डिस्कवर किया था। तो इसके बारे में मैंने कल के करंट अफेयर में बताया आपको कि इसे नीदरलैंड के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे नीदरलैंड्स में डिस्कवर किया गया था और ये 1950 से ही पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और बहुत सारे जो बच्चे हैं जो कि 10 साल से कम के हैं, उनमें पहले से ही इम्यूनिटी इसके प्रति आ चुकी है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे ज्यादा असर किसको करेगा? बच्चों को करेगा, बूढ़ों को करेगा, या जिसकी इम्यूनिटी कम है उन लोगों को करेगा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन निकल के आने वाले हैं, उसको आपको कवर करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। द गंगा सागर मेला, अ सिग्निफिकेंट पिलग्रिमेज इवेंट, इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच हिंदू फेस्टिवल डे। कौन से हिंदू फेस्टिवल डे के दिन गंगा सागर मेला को ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मैंने आपको बताया था गंगा सागर मेला के बारे में। इसका करेक्ट आंसर है मकर संक्रांति। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने बताया था कि कौन से रिवर के कॉन्फ्रेंस पे होता है गंगा सागर मेला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। गंगा सागर मेला कल न्यूज में इसलिए था क्योंकि ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि लोग कुंभ मेला को तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, बट गंगा सागर मेला जो कि सेकंड लार्जेस्ट पिलग्रिमेज का सेंटर है, सेकंड लार्जेस्ट पिलग्रिमेज का गैदरिंग है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। इसके बारे में किसने? ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था सेंटर पे, इसलिए ये चीज न्यूज में था, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गंगा सागर मेला कौन सा आइलैंड पे होता है? सागर आइलैंड पे। ये सारी चीज मैं आपको कल के करंट अफेयर्स में बता चुका हूँ, ये चीज आपको कवर करनी है। मकर संक्रांति के दिन होता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस आपके निकल के आने वाले हैं और आपको चीजों को समझकर चलना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाट डज द टर्म डी फेक प्राइमरली रेफर टू? डी फेक का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल क्रिएटेड रियलिस्टिक इमेजेस और वीडियोस यूजिंग एआई, ठीक है। सारे ऑप्शन, चारों ऑप्शंस पढ़ेंगे, आपने टेलीग्राम पे पढ़ा होगा। और इसका करेक्ट आंसर है ए, आर्टिफिशियल क्रिएटेड
आर्टिफिशियली क्रिएटेड रियलिस्टिक इमेजेस और वीडियोस यूजिंग एआई, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ बेसिक क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आपको इनको थोड़ा सा कवर करते हुए चलना होगा। क्वेश्चन 5 देखिए, बाय व्हाट नेम इज द ब्रह्मपुत्र रिवर नोन इन तिब्बत, है ना। ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में पूछा गया और यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, कि ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत में क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है यारलुंग सांगपो। और ये चीज मैं आपको लास्ट के 2-3 क्लासेस में आप देखेंगे, तो मैंने हर क्लासेस में लगभग आपको ये बात बताई है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है ना। ब्रह्मपुत्र रिवर क्यों न्यूज में है, तो आपको पता ही है, क्योंकि इसी पे 137 बिलियन डॉलर्स की लागत से चाइना जो है इस पे डैम बनाने वाला है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 137 बिलियन डॉलर इस चीज के लिए खर्च करने वाला है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजों को कवर करते चलेंगे। 5 क्वेश्चन हम लोगों ने कल के करंट अफेयर से देख लिए, और अब हम आज के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखें, पहला टॉपिक देखें। पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक निकल के आ रहा है, ओवर 22,000 ब्यूरोक्रेट्स इन पाकिस्तान पोजेस ड्यूअल नेशनैलिटी, ठीक है। तो एक लाइन में अब आपको समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान की बर्बादी का कारण क्या है, ठीक है। उनके 22,000 के आसपास ब्यूरोक्रेट्स जो है, उनके पास डुअल नेशनैलिटी है, ठीक है। ब्यूरोक्रेट्स कितने ही होते हैं आपको पता है, ठीक है। उसमें से 22,000 के आसपास जो है जिनके पास डुअल नेशनैलिटी है, आप समझिए कितनी गंभीर बात है। और इस चीज पे बहुत ज्यादा चर्चा वहां पे स्टार्ट हो गई है, ठीक है। वहां के पार्लियामेंटेरियंस ले लो, चाहे जजेस ले लो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स ले लो, सबके ही लगभग लगभग डुअल सिटीजनशिप है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डुअल सिटीजनशिप होती क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। और भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में इसके ऊपर क्या प्रावधान है डुअल सिटीजनशिप के ऊपर, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। डुअल सिटीजनशिप वो होता है कि जैसे कि आप एक देश के नागरिक नहीं, एक से ज्यादा देश के नागरिक हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति, समझ लीजिए अमिताभ बच्चन इंडिया का भी नागरिक है और साथ में यूएसए का भी नागरिक है ना। मतलब यूएसए में भी उसके वही राइट्स हैं जो वहां के सिटीजन के हैं, इंडिया में भी उसके वही राइट्स हैं जो यहाँ के सिटीजन के हैं। मतलब अब वो दो जगह का सिटीजन हो गया, वो सिर्फ एक देश का नहीं रहा, वो दो देश का हो गया। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि लॉयल्टी तो किसी एक से ही होती है ना, चाहे वो किसी भी मामले में देख लो, चाहे किसी भी मामले में देख सकते हैं आप, ठीक है, अपने हिसाब से। तो एक व्यक्ति दो कंट्रीज के लिए लॉयल कैसे हो सकता है, ठीक है। तो आई थिंक मुझे तो यही लगता है यार, 22,000 के आसपास जब उनके ब्यूरोक्रेट्स इस टाइप से डुअल सिटीजनशिप रखेंगे, तो उस देश का क्या ही हालत होने वाला है, ठीक है। बहुत सारी जो वेस्टर्न कंट्रीज भी हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी डुअल सिटीजनशिप का प्रावधान है। और इसके कुछ कारण भी है, ठीक है। वेस्टर्न कंट्रीज तो होता है तो चलती है, ऑलरेडी इतनी ज्यादा डेवलप हो रखी हैं, और वो बाहर से जो लोगों को अपनी अपनी तरफ खींचती है ना। बट जो डेवलपिंग कंट्री है उसके लिए काफी खतरे की घंटी हो सकती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी समझिए, डुअल सिटीजनशिप की लोग मांग इसलिए भी करते हैं क्योंकि आप देख रहे होंगे कि हमारे बहुत सारे मिलियनर्स हैं। अभी तो आपने विराट कोहली का लेटेस्ट केस सुना है ना। विराट कोहली के बारे में सुनने में आ रहा है कि लंदन में शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब इनके पास एक बात बताइए, अगर इनके पास मौका होता कि इंडियन सिटीजनशिप भी रखें और ब्रिटिश की सिटीजनशिप भी रखे, तो क्या इनको फायदा नहीं होता? इनको होता है ना। क्या ये कभी इंडियन सिटीजनशिप छोड़ते? नहीं छोड़ते, ठीक है। हालांकि अभी तो इन्होंने नहीं छोड़ा, बट अगर ये फ्यूचर में परमानेंटली लंदन में शिफ्ट हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली उनको इंडिया की सिटीजनशिप जो है छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ एक सिटीजनशिप को मान्यता देते हैं ना। अगर आपने दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ली, तो उस दिन से आपकी इंडिया की सिटीजनशिप हो जाएगी खत्म। तो विराट कोहली के पास ये अगर ये ऑप्शन होता कि डुअल सिटीजनशिप रखे, मतलब इंडिया का भी नागरिक बना रहे और ब्रिटेन का भी नागरिक बना रहे, तो ऑब्वियसली उसको ज्यादा फायदा होता है ना। ऐसे ही अक्षय कुमार को भी आपने देखा होगा, अक्षय कुमार को कैनेडियन कुमार कहते थे, क्योंकि उनके पास कनाडा की सिटीजनशिप आ गई थी और उन्होंने अपनी इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ दी थी, है ना। अब सोचिए कितनी गंभीर बात है कि जो हमारे मिलियनर्स है, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जो काफी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, जो ऑलरेडी काफी रिच है, अगर वही देश छोड़ के चल जाएंगे, तो क्या इंडिया में सिर्फ गरीब ही लोग बचेंगे? और गरीब लोग बचेंगे तो क्या वो सिर्फ अनएम्प्लॉयड होकर इधर उधर घूमते रहेंगे? क्योंकि जो भी एम्प्लॉयड थे वो तो पैसे कमा के फिर दूसरे देश जा रहे हैं, वहां पे स्पेंडिंग कर रहे हैं ना। तो एक तरीके से काफी गंभीर बात बन जा रही थी, ठीक है। इसलिए काफी ज्यादा भी कॉलम्स भी लिखे जा रहे थे, किसमें? इंडियन एक्सप्रेस में, द हिंदू में, बहुत सारे बहुत सारे पेपर्स में, कि क्यों ना हम भी डुअल सिटीजनशिप को अलाउ करें, ठीक है। इस पे एस जयशंकर का जवाब था आज से 3-4 महीने पहले कि ये काफी बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, बट अभी हम लोग उसको ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। डुअल सिटीजनशिप देखिए, डुअल सिटीजनशिप होने के बारे में क्या लिखा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कि डुअल सिटीजनशिप आपकी नहीं हो सकती, किसी भी एक ही देश की हो सकती है। अगर आपने दूसरे देश की ली, तो इंडिया की सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। और यही से क्वेश्चन बनेगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से,
जो आप डुअल सिटीजनशिप नहीं रख सकते, ये आपको ध्यान रखना है, ये लीगल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, और इसके प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से चीजों को आपको कवर करते हुए चलना है ना। अब यहाँ पे कंफ्यूजन इसलिए बनती है क्योंकि जब यूपीएससी में कुछ सवाल आता है तो यूपीएससी में ऐसे सवाल आता है कि ये जो चीज है, ये पर्टिकुलर जो लाइन है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है कि नहीं। तो इसका ध्यान रखना है आपको कि यस, लिखी हुई है कि आप दूसरे देश की सिटीजनशिप नहीं रख सकते, और उसके साथ साथ आपको इंडिया की सिटीजनशिप रखने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आपने दूसरे देश की सिटीजनशिप ली तो आपको इंडिया का सिटीजनशिप छोड़ना पड़ेगा, आप इंडिया के नागरिक उसी टाइम पे नहीं बने रह सकते, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मतलब समझ में आया कि हम लोग डुअल सिटीजनशिप को एक तरीके से बढ़ावा नहीं देते, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट अगर समझने हैं तो आपको A1 IAS से हमेशा जुड़ के रहना होगा। यहाँ पे हमारी स्टडी की क्लासेस भी स्टार्ट होंगी, है ना, ऑफलाइन बैच में, उसमें भी आपको काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, ठीक है, आप जरूर एक बार आइए और विजिट करिए और देखिए कि किस टाइप से पढ़ाई यहाँ पे होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजों को थोड़ा सा कवर करना होगा। डुअल सिटीजनशिप के बारे में आई थिंक आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे, आगे बढ़ रहे हैं, आगे क्या आ रहा है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट प्लान्स टू इन्वेस्ट $3 बिलियन ऑन एआई क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने प्लान किया है कि वो $3 बिलियन इन्वेस्ट करेगा कहां पे, एआई में और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया के अंदर, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसने बोला है, कंपनी कौन सी है, कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, ये आपको पता है। माइक्रोसॉफ्ट किसने बनाई थी, माइक्रोसॉफ्ट का मालिक कौन है आपको पता ही है ना। इसके सीईओ का नाम आपको पता है, सत्या नडेला है, और इन्होंने कहा है कि ये लोग $3 बिलियन लगाएंगे अगले 2 साल के अंदर, और एक तरीके से बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने वाले किसमें, एआई में और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये किसने कहा है, सत्या नडेला ने कहा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साथ ही ये कुछ नए डेटा सेंटर भी खोलने वाले हैं, कहां पे, दिल्ली के अंदर। क्यों दिल्ली के अंदर नहीं, इंडिया के अंदर, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऑलरेडी इनके 3 डेटा सेंटर रहते हैं, कहां पे, इंडिया के अंदर। ऑलरेडी इनके 3 डेटा सेंटर्स हैं, और भी डेटा सेंटर खोलने वाले हैं इंडिया के अंदर, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। डेटा सेंटर क्या होता है, डेटा में ऑलरेडी मतलब जो भी आपका डेटा है सारा इंडिया के अंदर ही उन सेंटर्स के अंदर स्टोर रहेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बहुत दिनों से हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी मांग भी है कि जो भी डेटा है हम लोग बाहर नहीं जाने देंगे, दूसरे कंट्री में नहीं जाने देंगे, हमारा डेटा हमारे पास ही होनी चाहिए। तो माइक्रोसॉफ्ट ने उसको कुछ हद तक फॉलो भी किया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हालांकि कोई भी डेटा सेंटर बनाने में काफी ज्यादा पैसे लगते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ये करने के लिए रेडी हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कंपनी क्या सोच रही है, कंपनी सोच रही है कि अगले 5 सालों में 1 करोड़ लोगों को एआई से रिलेटेड स्किल्स प्रोवाइड करेगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले 5 सालों में, 5 इयर्स में 1 करोड़ लोगों को ये स्किल्स प्रोवाइड करने वाली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको पता ही है कि हमारा जो यूथ है वो काफी तेजी से एआई की तरफ आगे बढ़ रहा है, और बहुत सारी चीज जो पहले इम्पॉसिबल लगती थी, जो पहले लगता था कि 2-3 लोग मिलकर करेंगे, अब वो एआई के माध्यम से आसानी से हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजों को बढ़ावा कौन दे रहा है, माइक्रोसॉफ्ट बढ़ावा दे रहा है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यही पूरा माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बयान आया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगले 2 साल में आप इन्वेस्ट होते हुए देखेंगे $5 बिलियन, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसी के साथ अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बढ़ेंगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वी नारायण सक्सीड्स सोमनाथ एट इसरो, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे इसरो के जो चीफ थे, जिनके कार्यकाल के दौरान ही, जब वो चीफ रहे, उनके कार्यकाल के दौरान ही चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका। चंद्रयान 3 की सफलता के टाइम पे जो चीफ थे एस सोमनाथ अब रिटायर हो रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इनकी जगह नए इसरो चीफ बनने वाले हैं, उनका नाम क्या है, उनका नाम है वी नारायणन, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1984 में इन्होंने इसरो को ज्वाइन किया था, और ये रॉकेट एंड स्पेस क्राफ्ट प्रोपल्सन एक्सपर्ट हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस फील्ड में इन्होंने काफी काम किया, 1984 के अंदर इन्होंने इसरो को ज्वाइन किया था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद से लगातार ही 40 सालों तक लगातार इसरो के लिए काम करते हुए आ रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट, ठीक है, ये आपको पता ही है कि ये जो है जितने भी बड़े पोस्ट है उनका अपॉइंटमेंट यही देखती है। तो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया किसको, वी नारायणन को, कि अब ये सेक्रेटरी बन जाएंगे किसके, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इनको सेक्रेटरी बना दिया है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के। तो आप सोचोगे सर अभी तो आप कह रहे थे कि वी नारायणन साहब को क्या बनाया गया है, इनको बनाया गया है इसरो चीफ। तो आपको ध्यान रखना है ये क्या बने हैं, ये बने हैं सेक्रेटरी, बने हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के,
और जो होता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का सेक्रेटरी वही होता है इसरो चीफ। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर चीज आपको नहीं पता होगी, इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। बट इसी टाइप से क्वेश्चन निकल के आते हैं, आपको ध्यान रखना है। जो रहेगा सेक्रेटरी रहेगा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का, उसे ही हम लोग इसरो चीफ भी कहते हैं। जैसे कि आपने हमारे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जानते होंगे कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही होता है चेयरमैन राज्यसभा का, है ना। तो सेम उसी की तरह है, ठीक है। जो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वही बनेगा चेयरमैन राज्यसभा का। तो उसी तरीके से समझिए कि जो बनेगा इसरो चीफ वही बनेगा सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ फैक्ट्स को आप ध्यान रखेंगे। तो अपॉइंटमेंट कमेटी ने अब इनको मंजूर कर दिया है कि ये सेक्रेटरी बन जाएंगे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के, मतलब इसरो के चेयरमैन बन जाएंगे, ठीक है। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे एस सोमनाथ, जिनको 2022 में अपॉइंट किया गया था और 3 साल के लिए उनका कार्यकाल था। किसका? एस सोमनाथ साहब का। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं के पीरियड में चंद्रयान 3 की अपार सफलता हमने हमने देखी। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चंद्रयान 3 इन्हीं के टाइम पे लॉन्च हुआ, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और 3 साल के लिए इनका कार्यकाल था, 2022 से लेके 2025 तक, ये आपको ध्यान रखना है। और अब क्या है? अब है वी नारायणन, जो कि अगले 2 साल तक सर्व करने वाले हैं एज अ सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के वो सेक्रेटरी रहेंगे और क्या रहेंगे? इसरो के चीफ भी रहेंगे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आप ये चीज भूलेंगे नहीं, है ना। एक बार एस सोमनाथ के बारे में देख लेते हैं। इन्होंने काफी जगह काम किया, मतलब काफी अच्छा काम किया है, ठीक है। अलग अलग फील्ड में इन्होंने काम किया, आप देंगे। ये इन्होंने एमटेक करी है किससे? एमटेक करी है इन्होंने आईआईटी खड़गपुर से, और उसमें वो फर्स्ट फर्स्ट रैंक भी इन्होंने पाई थी, ठीक है। मतलब काफी ज्यादा मेधावी छात्र रहे हैं स्टार्टिंग से ही। सोचिए 1984 से लगातार 40 साल तक वो इसरो में काम करते हुए आ रहे हैं, देश की सेवा करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। उनको समझ लीजिए कितने ही करोड़ों के ऑफर मिले होंगे, बट स्टिल उन्होंने सब कुछ ठुकरा दिया। किसके लिए? इंडिया के लिए। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? 6,000 एनआरआईज टू अटेंड प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेशन इन उड़ीसा, ठीक है। तो आपको पता ही है कि 9 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, कल से 9, 10, 11, ठीक है। तो ये 3 दिन प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग मनाने वाले हैं, पीबीडी मना रहे हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस की सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताया था कि 9 जनवरी को ही मनाया जाता है। क्यों 9 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन तो जो हमारे गांधी जी थे वो 1915 में, डेट ईयर आपको ध्यान रखना है, साउथ अफ्रीका से आए थे इंडिया में। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एज अ रिस्पेक्ट हम लोग 9 जनवरी को ही मनाते हैं, क्या? प्रवासी भारतीय दिवस। सेकंड चीज ये भी है कि जो हमारे एनआरआईज हैं, जो देश के बाहर रहते हैं और उसके बाद भी देश की लगातार ही सेवा करते रहते हैं, ठीक है। हर एक फील्ड में वो बहुत ही अच्छे पोजीशन पे हैं और लगातार उसके बाद भी एक तरीके से इंडिया के जो कल्चर है उसको वहां पे बढ़ाते हैं, प्लस इंडिया के लिए एक सारा काम जो है आसान करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आपको पता ही है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उन्होंने जो भी एनआरआईज हैं, जो भी हमारे देश के जो लोग हैं, इंडियन ओरिजिन लोग हैं, उनको उनको वो क्या कहते हैं कि ये तो हमारे राजदूत हैं, ये तो हमारे एम्बेसडर हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक तरीके से राजदूत का दर्जा अनऑफिशियली तो हम लोगों ने उनको दे ही रखा है, क्योंकि वो हम लोग का जो कल्चर है वो बढ़ा रहे हैं, हमारे इंडिया के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। आप समझ लीजिए कि इंडियन लोग जितने ही ज्यादा अमेरिका में रहेंगे, अमेरिका की पॉलिटिक्स में, उतना ही इंडिया का दबदबा भी रहेगा। ये चीज आपको पता ही है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा आपको लिंक करके पढ़ना है। आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे, है ना। तो पूरे वर्ल्ड से 6,000 के आसपास जो लीडर्स हैं, जो कि अपने फील्ड में लगातार उन्होंने बढ़िया काम किया है, वो कल आए हैं। और एक तरीके से ये पूरा दिवस 3 दिवसीय, 3 दिन का ये पूरा दिवस मनाया जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इन्होंने महारत हासिल कर रखी है और इसमें से 27 लोगों को अवार्ड भी दिया जाएगा, जिनकी लिस्ट मैंने आपको कुछ दिन पहले बताई थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजों को थोड़ा सा कवर करते हुए चलना है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस की सिग्निफिकेंस आप समझ चुके होंगे, है ना। इस बार हम लोग 18th प्रवासी प्रवासी भारतीय दिवस मना रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यही इनके जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन डायस्पोरा का, उसको एक तरीके से रिस्पेक्ट देने के लिए कि वो हमारे लिए कितना ज्यादा काम करते हैं, ये चीज के लिए ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजों को थोड़ा सा लिंक करते हुए पढ़ना पड़ेगा। जो इस बार का प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा, तो उसको ऑब्वियसली जो होस्ट कौन करता है? होस्ट करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। उसको इनॉग्रेट करेंगे और उसके बाद वो 3 दिवसीय जो दिवस है उसको मनाया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, डोनाल्ड ट्रंप रिफ्यूजेस टू रूल आउट पोर्ट्स टू टेक ग्रीनलैंड एंड पनामा कैनाल, ठीक है। तो अभी आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं यूएसए के प्रेसिडेंट, है ना। एक कोट है, आई थिंक अब्राहम लिंकन की है, उन्होंने कहा था कि जब इंसान को अगर सच में उसकी फितरत को जानना हो तो आप देखो, उसको पावर देके देखो, ठीक है। उसके पास पावर आती है, फिर देखो कि वो क्या क्या चीजें करता है। वही आज हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। यूएसए क्या लेक्चर देता रहता है पूरे वर्ल्ड को कि यार आप ये मत करो, वो मत करो, ठीक है। ये एक्सपेंशनिस्ट पावर है, ये एक्सपेंशनिस्ट पावर नहीं है, सबको दर्जा देता रहता है। अब यूएसए खुद ही क्या करना चाह रहा है? ये कह रहा है कि जबरदस्ती हम लोग कब्जा लेंगे। किस किस को? पनामा कैनाल को कब्जा लेंगे,
फिर इनके ही जो बेटे हैं, जो इनके बेटे हैं वो पहुंच गए ग्रीनलैंड। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड को कब्जा लेंगे। और इन्होंने ये भी कह दिया कि गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम चेंज करके हम लोग गल्फ ऑफ अमेरिका करवा लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से लगातार एक्सपेंशन की बात कर रही है ना। ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो, जो कि अभी अभी जिन्होंने रिजाइन दिया है उनको तो ये गवर्नर बताते थे। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये लगातार ही एक्सपेंशन करने के मोड में है। कौन? डोनाल्ड ट्रंप। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसमें इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि ये रूल आउट नहीं करेंगे कि अगर इनको मिलिट्री का सहारा लेना पड़े ग्रीनलैंड को कब्जाने के लिए, ठीक है, पनामा कैनाल को कब्जाने के लिए, और गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम चेंज करने के लिए, तो हम लोग वो भी करने के लिए रेडी हैं। ये किसने कहा? ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पनामा कैनाल आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। यही फायदा होता है डेली करंट अफेयर्स पढ़ने का। मैं ऑलरेडी इसके बारे में आपको बता चुका हूं। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, एक बार शॉर्टली रिवीजन कर लेते हैं पनामा कैनाल के बारे में, कि इसे 1914 में बनाया गया था। किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आर्टिफिशियली बिल्ड है, मतलब ये वहां पे नहीं थी, बट पनामा जो कंट्री है उसको बीच से काट के कैनाल बना दिया गया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्यों? क्योंकि ताकि शिप का जो आने जाने का जो रास्ता है वो आसान हो पाए, ट्रेड जो है आसान हो पाए। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। पनामा को बीच बीच से काट दिया गया था। और देखो, पहले इसको जो 20,000 किलोमीटर के आसपास कवर करना पड़ता था, किसको? यूएसए को। अगर उसको अपने एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक अगर कुछ सामान पहुंचाना है और वो शिप के रास्ते पहुंचाना चाहता है, तो उसको इतनी लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। आपको ध्यान रखना है। और अब ये दूरी घट के सिर्फ पनामा कैनाल बनने के बाद 8370 किलोमीटर की हो गई थी। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब कितना फ्यूल बचा होगा, कितने रिसोर्सेज बचे होंगे, कितना ट्रेड में फायदा होगा। और ये पूरे वर्ल्ड को भी होता है ना। बट पनामा जो अभी पनामा कैनाल का जो अभी कंट्रोल किसके पास है? पनामा कंट्री के पास है। ठीक है, जो रिपब्लिक ऑफ पनामा है उसके पास ही है ना। और वो इस ट्रेड रूट को यूज करने के लिए कुछ पैसे लेती है। ठीक है, बट पनामा का कहना है, सॉरी यूएसए का कहना है कि जो पनामा कंट्री है, जो पनामा कैनाल बनाया था हम लोगों ने 1914 में, वो हम लोगों ने बनाया, तो हमसे तो कम से कम फीस लो। बट पनामा कहता है कि नहीं, हम लोग सबसे इक्वली जो फीस लेते हैं वही लेंगे। ठीक है, इस बात से डोनाल्ड ट्रंप गुस्सा होकर अब कह रहे कि भाई हम तो पनामा कैनाल ही कब्जा लेंगे। आखिर बनाया भी किसने था? बनाया भी तो इंडिया, यूएसए नहीं था। ठीक है, तो हम लोग उसको दोबारा कब्जा भी सकते हैं। किसने थ्रेटन किया है? किसने थ्रेटन किया है? ये किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, आपके एग्जाम में आएगा कि 1914 में इसे बनाया गया था। ठीक है, फिर आया 1979 का दिन, जिसमें पनामा कैनाल कमीशन बनाया गया। ठीक है, पनामा पनामा कैनाल कमीशन बनाया गया। अब इसके तहत क्या किया गया कि रिपब्लिक ऑफ पनामा से कुछ लोग और यूएसए के कुछ रिप्रेजेंटेटिव मिलकर इस कमीशन को चलाते हैं। और इनकी देखरेख में पनामा जो पूरा ट्रेड रूट है उसे कंट्रोल किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर 1979 से बात आगे बढ़ती है और 1999 पे आती है। अब जो पूरा कंट्रोल है किसको दे दिया जाता है? रिपब्लिक ऑफ पनामा को दे दिया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिसका ओरिजिनली ये ट्रेड रूट था उसी को वापस दे दिया जाता है पनामा कैनाल। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बनाया किसने था? यूएसए ने। आर्टिफिशियली बनाया गया है। ठीक है, ट्रेड रूट के लिए बनाया गया है। 1979 में कंट्रोल किसके पास आया? पनामा कैनाल कमीशन के पास। और फिर 1999 में रिपब्लिक ऑफ पनामा के पास ये कंट्रोल आ गया था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और अब ये यूएसए वापस लेने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीजों को थोड़ा सा कवर करते हुए चलना होगा, है ना। ग्रीनलैंड की लोकेशन एक बार देख लेंगे। ग्रीनलैंड की लोकेशन क्या है? ग्रीनलैंड की लोकेशन भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। ग्रीनलैंड को भी कब्जाने की बात कर रहा है कौन? यूएसए। देखो, कनाडा के नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो आपको ग्रीनलैंड दिखेगा, जो कि डेनमार्क का एक ऑटोनॉमस रीजन है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डेनमार्क का ये ऑटोनॉमस रीजन है। इस तरीके से आपको चीजों को थोड़ा कवर करते हुए चलना है ना। गल्फ ऑफ मैक्सिको की पिक्चर लगाना मैं भूल गया, तो उसको हम लोग बाद में मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? नेक्स्ट है साउथ कोरिया इन्वेस्टिगेटर्स सीक न्यू वारंट टू अरेस्ट प्रेसिडेंट यून। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था? यून सुक्योल, बहुत ही नाम इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने वाला है, तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यून सुक्योल प्रेसिडेंट थे, ये सारी कहानी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, फिर एक्टिंग प्रेसिडेंट कोई बना, कौन? हान डॉक्सो, उन्होंने भी इनको अरेस्ट करने से मना कर दिया। ठीक है, फिर जो इन्वेस्टिगेटर्स थे, जो वहां के पुलिस है, कहाँ की? सियोल की, मतलब साउथ कोरिया की जो पुलिस है, उन्होंने क्या किया? वो चले गए कोर्ट कि हम लोग को इस व्यक्ति को अरेस्ट करना है। ये सस्पेंडेड प्रेसिडेंट है और अब हम इन्हें अरेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट अभी भी यही है, बट ये सस्पेंडेड है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब इनको जो भी सिक्योरिटी है, ये सब सब कुछ अभी भी मिलता है। प्रोटोकॉल जो है अभी भी इनको वही वाला मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के पास एसपीजी है, तो वैसे इनकी अपनी खुद की सिक्योरिटी है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो पुलिस है
अब पुलिस पुलिस जब इनको अरेस्ट करने गई तो जो इनकी पर्सनल सिक्योरिटी थी, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी, समझ लीजिए इंडियन पुलिस है, दिल्ली पुलिस या बिहार पुलिस पकड़ने जाती है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, ठीक है, और एसपीजी सामने आ जाती है, तो एक तरीके से क्लैश हो जाएगा अलग अलग इंस्टीट्यूशन का, ऑर्गेनाइजेशन का। तो वही होने का डर था, इसलिए पुलिस को बैक ऑफ होना पड़ा, ठीक है, क्योंकि जो इनकी पर्सनल सिक्योरिटी है वो सामने आ गई, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। उसकी वजह से साथ में इनके जो वकील थे उन्होंने भी आरोप लगाए कि ये जो आपने अरेस्ट वारंट आप लेके आए हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, वही अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसको बोल रहे हैं। पर जो साउथ कोरिया की जो पुलिस है वो रुकी नहीं, वो फिर से पहुंच गई उसी कोर्ट में और फिर से इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट लेके आई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके से चीजों को थोड़ा आप कवर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम रिकमेंड्स पटना हाई कोर्ट चीफ जस्टिस टू द टॉप कोर्ट, ठीक है। तो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जिनका नाम क्या है? विनोद चंद्रन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बीपीएससी पर्सपेक्टिव से। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो इनको अब सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए कोलेजियम ने रिकमेंड कर दिया है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा कवर करते हुए चलेंगे। विनोद चंद्रन के बारे में देखो, इसी तरीके से लिंक करके पढ़ना होता है। मैंने विनोद चंद्रन के बारे में अभी कुछ दिन पहले भी आपको बताया था, है ना। पर इशू उस दिन कुछ और था। मैंने आपको क्या बताया था कि आरिफ मोहम्मद खान वो क्या लिए? वो शपथ लिए एज अ गवर्नर, है ना। गवर्नर को शपथ कौन दिलवाता है? गवर्नर को शपथ दिलवाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ द सेम स्टेट, है ना। चीफ जस्टिस कौन है? अभी है पटना के, बिहार के जो चीफ जस्टिस है वो कौन है? वो है विनोद चंद्रन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो विनोद चंद्रन ने शपथ दिलवाई थी गवर्नर को, इसलिए मैंने इनके बारे में बताया था कि 2023 में ही नवंबर में इनको अपॉइंट किया गया था एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। इससे पहले क्या थे? ये केरला में ये एक जज थे और अब इनको चीफ जस्टिस बना के पटना ट्रांसफर कर दिया गया था। ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है। 2011 में इन्हें एडिशनल जज बनाया गया था और 2013 में इन्हें परमानेंट जज बना दिया गया था, कहां पे? केरला हाईकोर्ट में। और फिर चीफ जस्टिस बना के भेजा गया कहां पे? पटना में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उससे पहले जाएंगे तो ये केरला लॉ यूनिवर्सिटी से ये पढ़े हैं, वहां से इन्होंने लॉ की डिग्री ली, कहां से? केरला में। और फिर 1991 से ही प्रैक्टिस कर रहे थे, 1991 से ही प्रैक्टिस करते हो, फिर 20 साल बाद इनको जज बनने का मौका मिला। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से लिंक करके आपको पढ़ना होगा। कोलेजियम की बात मैंने बताई, कोलेजियम से ऑलरेडी मैं कई बार बात बता चुका हूँ। कोलेजियम का दो काम है, क्या क्या? एक तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस देखना, है ना। हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस देखना। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की किसको अपॉइंट किया जाएगा, ये किसका काम है? कोलेजियम। ये कौन सा कोलेजियम की बात कर रहा हूँ? ये सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक तो अपॉइंटमेंट देखना और दूसरा ये भी काम है ट्रांसफर ऑफ जजेस, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ जजेस मतलब इनका दोनों काम है, जजेस को ट्रांसफर भी करना और अपॉइंट भी करना। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक और चीज देख लेते हैं हम लोग। एक और चीज हुई है, जो बॉम्बे हाई कोर्ट के जो जज थे उनको ट्रांसफर कर दिया गया है, उनको भेज दिया गया है कहाँ पे? दिल्ली में। और तेलंगाना हाई कोर्ट के जो जज थे उनको भेज दिया गया है बॉम्बे हाई कोर्ट में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मतलब ट्रांसफर भी हुआ है और यहाँ पे एक अपॉइंटमेंट भी हुआ है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट उस पर जाएंगे, उससे पहले एक बार एक और चीज देख लेते हैं विनोद चंद्रन के बारे में। वही सेम चीज है, 1991 से सर्व कर रहे हैं, इस प्रोफेशन में है। 2011 में इन्हें बनाया गया एडिशनल जज, 2013 में ये बने, 2013 में ये बन गए परमानेंट जज कहाँ पे? केरला हाई कोर्ट में। और 2023 में बन गए ये पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा कवर करते हुए पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी नीडेड टू स्ट्रेंथन एआई गवर्नेंस सेज सेंटर्स इंडिया एआई मिशन, ठीक है। तो इंडिया एआई मिशन के बारे में ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ, ठीक है। इसी के अंदर एक कमेटी बनी थी, वो बता रही थी कि एआई को कैसे रेगुलेट करा जाएगा, उसको ये काम दिया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक अपनी रिपोर्ट बना के दी जिसमें कहा गया कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं एआई को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। तो पहली चीज तो उन्होंने एआई के बहुत सारे फायदे गिना दिए कि यार एआई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए और पूरी ह्यूमन कम्युनिटी के लिए भी, ठीक है। इसका इस्तेमाल करके हम लोग बहुत ज्यादा फायदा ले सकते हैं। और इसका मेन काम क्या होना चाहिए? मेन काम होना चाहिए हम लोग का फोकस इसके इन्वेस्टमेंट पे और इस इन्वेस्टमेंट के बाद जो उससे फायदा मिल रहा है उस पे, ठीक है। इनका कहना है कि हम लोग अगर 1 रुपया लगाते हैं तो उससे हम लोग को 2 रुपए का उससे फायदा होना चाहिए। ये इस कमेटी की एक रिपोर्ट में कहा गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साथ में इन्होंने ये भी कही कि हम लोग को मिनिमम रेगुलेशन करना है, मतलब
जैसे आप देखते होंगे कि खेत में जब पानी जा रहा होता है तो साइड में कुछ एम्बैंकमेंट्स भी बना दिए जाते हैं ना, एक रास्ता सा बना दिया जाता है और बीच में पानी अपना फ्लो खुद ही करता रहता है, ठीक है। मतलब हम लोग को सिर्फ उतना ही रेगुलेट करना है, ऐसा नहीं कि हम लोग उसको पूरा कवर कर दें ताकि कोई एआई यूज ही नहीं कर पाए, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग को पूरा क्लोज रखना है सिस्टम, नहीं, हम लोग ओपन रखना है, बट मिनिमम एक थोड़ा सा रेगुलेशन होना चाहिए कि वो जो है पानी है थोड़ा सा इधर उधर ना घुस जाए, ठीक है। तो इस चीज का हम लोग को ध्यान रखना होगा, नहीं तो अगर एआई का लोग गलत इस्तेमाल करने लग गए, कुछ ज्यादा ही अलग लेवल पे इस्तेमाल करने लगे, तो उसले उसकी वजह से हमारे स्टेट के लिए खतरा भी बन सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यही सारी बात करी गई है। एक और इसमें बात करी गई है कि एक आपको टेक्निकल सेक्रेटेरिएट बनाना होगा। टेक्निकल सेक्रेटेरिएट का काम ये होगा कि अलग अलग ब्यूरोक्रेट्स या अलग अलग जगह में काम करने वाले जो व्यक्ति होंगे वो उसमें आएंगे और वो एक तरीके से हैंडल करने की कोशिश करेंगे एआई से रिलेटेड इश्यूज को, ठीक है, कि हम लोग क्या कर सकते हैं और आगे क्या क्या चीजें कर सकते हैं एआई के फील्ड में, ये सारी चीज ये लोग देखेंगे, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से ओवरऑल एआई के ऊपर बहुत सारी चीजें बताई गई है कि इसकी सेफ्टी क्या होगी, कैपेबिलिटी क्या होगी, इसका डेवलपमेंट कैसे होगा, डेवलपर का क्या काम होगा, जहां पे डिप्लॉय होगा उसका क्या काम होगा, डिप्लॉयर्स का क्या काम होगा, मतलब पूरा सिस्टम का किसका क्या काम होने वाला है, किसका क्या रोल होने वाला है, काफी कॉम्प्रिहेंसिवली ये चीजें बताई गई है, ठीक है। नेक्स्ट है लाइफ साइकिल अप्रोच के बारे में बात करी गई है। इसमें ये बात बोला गया है कि हम लोग को देखना पड़ेगा कि अगर हम लोग कोई सिस्टम को डिप्लॉय करते हैं तो फिर उसका डिफ्यूजन कैसे होता है, वो हर एक स्टेज पे किस टाइप से काम कर रहा है, ठीक है, कौन से स्टेज पे खतरा बन सकता है। ऐसा हो गया कि हम लोग उस सिस्टम को एक बार यूज कर लेते हैं, बट वो लास्ट वाले फेज पे या किसी बुरे लोगों के हाथ में लग जाता है तो फिर उसका गलत इस्तेमाल स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे सिस्टम को हम लोग को चेक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने एआई से रिलेटेड कोई बड़ी टेक्नोलॉजी बना दी जिसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, बट हम लोग उसको रेगुलरली चेक नहीं करें। मतलब एक पूरा लाइफ साइकिल का अप्रोच रखना पड़ेगा कि हम लोग को कॉन्टिन्यूसली इस पे नजर बनाए रखनी पड़ेगी कि इसका क्या, इससे क्या निकल के आ रही है चीजें, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक यहाँ पे कमांड एंड कंट्रोल गवर्नेंस की भी बात करी गई है कि हम लोग को कंट्रोल करना पड़ेगा इन सारी चीजों को, एक जगह से बैठ के सारी चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा कि एआई का हमारे समाज पे क्या असर पड़ रहा है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि डीप फेक वीडियोस लगातार फैल रही थी, कब, जब आपका लोकसभा का इलेक्शन था, ठीक है। उसमें आपने देखा होगा कि एक काफी ज्यादा फेमस हो गया था, फेमस इनफेमस कह सकते हो, किसका, अमित शाह जी का, जिसमें वो बात कर रहे हैं कि हम लोग रिजर्वेशन ही खत्म कर देंगे, ठीक है। बट ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। बट इवन तेलंगाना के जो सीएम है रेवंत रेड्डी, उन्होंने भी ये चीज को शेयर कर दिया था। तो ये क्या होता है, इस तरीके से काफी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम लोग को कॉन्टिन्यूसली नजर बना के रखनी पड़ेगी कि यार जो एआई है उसका कहीं गलत इस्तेमाल स्टार्ट ना हो जाए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यही सारी बातें इस रिपोर्ट में कही गई है कि एआई को हम लोगों को कैसे कंट्रोल करना है। काफी सिग्निफिकेंट ये रिपोर्ट है। साथ में इसमें ये भी कहा गया है कि इसमें सेल्फ रेगुलेशन भी हम लोग को डालना होगा, ताकि जो जो सिस्टम है, जो एआई है, उस पर ज्यादा दबाव भी ना रहे। उस दबाव की वजह से ऐसा ना हो कि कहीं जो हमारा पूरा इंडिया है वो पीछे रह जाए, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ बातें करी गई है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट है मेटास फैक्ट चेकिंग, डिस इन्फॉर्मेशन एक्सपर्ट्स स्लैम जुकरबर्ग्स डिसीजन, ठीक है। तो मार्क जुकरबर्ग ने ऐसा क्या डिसीजन ले लिया, ये सुनो, ठीक है। अब देखो क्या क्या इंपैक्ट होता है पॉलिटिक्स में चेंज होने का, रिजीम जब चेंज होता है तो क्या इम्पैक्ट होता है, जब शासक चेंज होता है तो क्या इम्पैक्ट होता है। देखो जो जो बाइडेन थे, तो एक तरीके से जितने भी जो बड़े बड़े जो बिजनेस थे वो डोनाल्ड ट्रम्प को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंक्लूडिंग कौन, इंक्लूडिंग मार्क जुकरबर्ग, ठीक है। जैसे ही वो वहां पे प्रेसिडेंट बने तो वो वहां से मिलने गए, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में एक काफी फनी सा बयान भी आया किसका, डोनाल्ड ट्रम्प का, कि कैसे कैसे मार्क जुकरबर्ग उनसे मिलने आए और एकदम उनकी मतलब कहते हैं ना चरण वंदना कर रहे थे, ठीक है, कि सर आप तो ग्रेट हो, ये हो वो, ठीक है। फेसबुक में आपको सबसे ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, ये सारी बातें कर रहे थे कौन, कर रहे थे फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग, की आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन्होंने एक टीम बना रखी थी किसकी, डिस इन्फॉर्मेशन जो फैलाते हैं उनके खिलाफ। अगर कुछ आपने गलत तरीके से वीडियोस शेयर की या डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई, ठीक है, तो उसको वो लोग टैकल करते थे, वो लोग उसको मार्क कर देते थे कि भाई ये इन्फॉर्मेशन गलत है, उसको टेक डाउन भी कर दिया जाता था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये फेसबुक की टीम है। तो आपको सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा होगा कि काफी अच्छी चीज है, अगर कोई डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है तो उसको जरूर रोकना चाहिए। बट यहाँ पे इसका गलत इस्तेमाल भी हो रहा था। गलत इस्तेमाल क्या, कि अगर कोई अपोनेंट है, पॉलिटिकल अपोनेंट है, तो उसके व्यूज ही घटा दो, ठीक है। जिसको आपको दबाना हो उसको घटा दो, ठीक है। मतलब जिसको जिसको भी आप रोकना चाहते हो, समझ लीजिए डोनाल्ड ट्रम्प को रोकना चाहते हैं तो उसको वैसे ही रोक दिया जाए। क्या दिया जाए कि ये तो डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, ये बताई हुई जो बात है वो गलत है, तो उसको सीधा आप हटा दो, ठीक है। यही इलॉन मस्क ने डिफरेंस है। इलॉन मस्क ने क्या कहा, इलॉन मस्क ने फ्री रखा
एक्स को, जो अभी पहले ट्विटर था, उसको एक्स को फ्री कर दिया कि भाई जिसको जो डालना है डाल दो, ठीक है। अगर कुछ गलत भी होगा तो उसमें लोग खुद ही उसके बारे में लिख देंगे कम्युनिटी नोट्स बना के, ठीक है। कम्युनिटी नोट्स में उसमें खुद ही वो सारी बातें लिख सकते हैं कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन बताई गई है वो फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। बट मार्क जुकरबर्ग ने खुद ही करा क्या, इन्होंने एक अपनी खुद की टीम बना ली जिस जो डिसाइड करेगा कि क्या इन्फॉर्मेशन और क्या डिसइंफॉर्मेशन। इसी वजह से काफी ज्यादा नुकसान भी झेलना पड़ा था किसको, डोनाल्ड ट्रम्प को। बट रिजीम चेंज हुआ तो मार्क जुकरबर्ग भी चेंज हो गए हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज क्या आ रही है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट कॉल्स फॉर पीरियोडिक लेजिस्लेटिव रिव्यू टू फाइंड आउट वेदर अ लॉ हैज वर्कड वेल, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लोग को जो भी हम कानून बनाते हैं, जो हमारी पार्लियामेंट कानून बनाती है, हमें उसे पीरियोडिकली देखना पड़ेगा कि क्या वो जो कानून है जिस मकसद से बनाया गया था उस मकसद को पूरा कर पा रहा है कि नहीं, ठीक है। काफी अच्छी चीज है, अगर मेंस में आपको यूज करना हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इन्होंने बात करी कि यार 20-25 साल हो जाते हैं, 50 साल हो जाते हैं, तो अब एक बार देखते रहे कि हर 50 साल बाद ये कानून को हम लोग देखेंगे कि यार ये जो कानून है जिस मकसद से बनाया गया था उस मकसद को पूरा कर रहा है कि नहीं। अब ये बात क्यों कही, क्योंकि मेनका गांधी ने एक केस किया, एक रिट पिटीशन दायर किया, ठीक है। उसने कहा कि सेक्शन जो 81 है, रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन 81 को खत्म कर दिया जाए, इसको चैलेंज करने की बात करी, ठीक है। अब सेक्शन 81 क्या करता है, कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, इसमें ये बात कहता है कि अगर आपको लगता है कि सामने वाला जो कॉम्पिटिटर है आपका उसने धांधली की है इलेक्शंस में, तो आप एक इलेक्शन पिटीशन को दायर कर सकते हो कोर्ट के अंदर, ठीक है। इसी इलेक्शन पिटीशन की वजह से जो इंदिरा गांधी है लास्ट में उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। हालांकि अभी सुनिए, इलेक्शन पिटीशन को आप दायर कर सकते हो, बट यहाँ पे एक रूल है कि इलेक्शन पिटीशन आप दायर करोगे विद इन 45 डेज, ठीक है। तो अब इन्होंने एक व्यक्ति पे, मेनका गांधी, जो कि सोनिया गांधी की मतलब क्या लगेंगी, मतलब इंदिरा गांधी की बहू है, जैसे सोनिया गांधी है वैसे ही, है ना। तो मेनका गांधी ने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति पे कि इन्होंने गलत तरीके से चुनाव जीता है। इन्होंने जो भी अपनी जो भी इनका जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है इसके बारे में कभी पेपर में डाला ही नहीं, ठीक है। तो इस वजह से इनकी सदस्यता जानी चाहिए, ठीक है। बट हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि भाई आप पहले कहाँ थे, 45 दिन के अंदर आपको ये चीज दायर करनी थी। तो इस वजह से उसको हटा दिया गया, उसको बोला कि नहीं आप नहीं ऐसा कर सकते। पर सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दा उठा लिया और सुप्रीम कोर्ट में ये बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बात बोला गया है कि हम लोग को इस टाइप के जो कानून है उसको हर साल, मतलब हर साल नहीं, हर कुछ सालों बाद, 20 साल या 25 साल या 50 साल बाद उसे रिव्यू करना पड़ेगा कि इसका जो मेन मकसद था वो उस चीज को पूरा कर रहा है कि नहीं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखिए, नेक्स्ट न्यूज निकल के आ रही है, प्रणब मुखर्जी मेमोरियल सेंटर अलॉट साइट एट राजघाट, ठीक है। तो भी हाल फिलहाल में प्रणब मुखर्जी को एक तरीके से राजघाट में उनको समाधि को जगह दे दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राजघाट में ही बनेगा, राष्ट्रीय स्मृति कॉम्प्लेक्स के अंदर, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब किसका बनने वाला है, अब बनना है प्रणब मुखर्जी का, और अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह की भी बात चल रही है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बात सुन के प्रणब मुखर्जी की जो बेटी है काफी ज्यादा खुश हुई, वो कहा कि यार आपने बहुत अच्छा काम कर दिया सर, और मैंने तो इस चीज के बारे में आपसे कभी बोला भी नहीं, बट स्टिल आपने जो मेरे पेरेंट्स हैं, जो मेरे फादर रहे हैं प्रणब मुखर्जी, जो कि 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उनको इतना बड़ा सम्मान दिया। और उन्होंने ये भी बात बताई कि मेरे जो पिताजी थे प्रणब मुखर्जी, वो तो ये बात भी कहते थे कि जो स्टेट ऑनर्स होते हैं, जैसे कि ये समाधि वाली बात जो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने करी प्रणब मुखर्जी के लिए, कि उनको एक जगह दी समाधि लेने के लिए, तो इनका जो स्टेट ऑनर्स होते हैं वो दिए जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई मांगे कि हाँ भाई मुझे नोबेल प्राइज दे दो या मुझे कुछ ये भारत रत्न दे दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको स्टेट खुद ही दे तो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो इन्होंने ये बात भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बताई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रणब मुखर्जी के बारे में आप जानते हैं 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, काफी गद्दावर नेता थे किसके, कांग्रेस के, ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लास्ट में कहा जाता है कि वो सोनिया गांधी उनको ज्यादा ज्यादा भी पसंद नहीं करते, क्योंकि वो काफी बड़े दावेदार थे किसके, प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के, आपको ध्यान रखना है। बट उनको प्रेसिडेंट बना के फिर रिटायर कर दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, 2020 में उनकी मौत हो गई थी, ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे, आप जानते ही हैं। नेक्स्ट है, फर्स्ट 40 तेजस स्टिल नॉट एयरफोर्स चीफ एज चाइना टेस्ट 6th जनरेशन जेट, ठीक है। तो आपको पता ही है कि अभी चाइना ने क्या किया है, चाइना ने पाकिस्तान को 5th जनरेशन जेट देने का बोल दिया है, ठीक है, कि हम लोग 5th जनरेशन जेट देंगे, ठीक है। हमारे पास भी अभी 5th जनरेशन जेट नहीं है, हमारे पास 4.5 जनरेशन जेट है, ठीक है। अभी क्या डिफरेंस होता है ये आपको स्टैटिक पार्ट में समझ में आएगा। स्टैटिक पढ़ने के लिए कहाँ आओगे हमारे A1 IS पे, ठीक है। अब समझिए, ऑफलाइन जब बैचेस स्टार्ट हो गए तो मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए समझिए कि चाइना 6th जनरेशन जेट टेस्ट कर रहा है, और अभी हम लोग की हालत क्या है, हम लोग के पास तो तेजस भी नहीं है, ठीक है। अब तेजस पे इन्होंने सवाल उठाया, उनका कहने का मतलब ये था कि हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, पर हम लोग उसकी कोई टाइमलाइन नहीं रखते। अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया और
कोई टाइमलाइन नहीं है, तो अगले 40 साल बाद जाके हम लोग रिजल्ट ला रहे हैं। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग 6 जनरेशन करेंगे, और 6 जनरेशन करने में 40 साल लगे, समझ लीजिए कि 2070 हो गए, ठीक है। 2070 हो गया, 2070 में आ गया 8th जनरेशन, ठीक है। तो 6 जनरेशन करने का हमें कुछ फायदा है नहीं। तो यही बात किसने कही? हमारे एयर चीफ ने कही, ये आपको ध्यान रखना है। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कही, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह को अभी हाल फिलहाल में ही नियुक्त किया गया था, 2024 में ही इन्हें बनाया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो सारी चीजों को थोड़ा सा आप कवर करते हुए चलोगे, ठीक है। बहुत सही बात कही कि यार जब आप रिसर्च करने में इतना टाइम लगा देते हो तो फिर उसकी कोई रेलेवेंस है नहीं। हम लोगों ने 1980 के अंदर सोचा था कि हम लोग के पास तेजस क्राफ्ट होंगे, और 2016 में जाके वो आपको चीजें पूरी होते हुए नजर आई कि हाँ हम लोग अब इंडक्ट करें। सोचिए 1980 में, लगभग लगभग 40 साल के आसपास, ठीक है। 2016 में हम लोगों ने सोचा, उसके बाद भी हम लोग अभी तक 40 जो एयरक्राफ्ट है इंडिया में नहीं ला सके, तो उसका कुछ फायदा होने वाला नहीं है। किसने कहा? हमारे एयर चीफ ने कहा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ेंगे। होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्चेस भारत पोल फॉर इंटरनेशनल पुलिस असिस्टेंस। ये आपको ध्यान रखना है, भारत पोल है ना, एग्जाम में आ सकता है। भारत पोल है क्या? भारत पोल के बारे में आप देखेंगे, है ना। आपको पता है कि अब बहुत सारे लोग, जैसे कि आप जानते होंगे लॉरेंस बिश्नोई के जो गुर्गे हैं ये सब, ठीक है। बहुत सारे क्रिमिनल्स क्या करते हैं, एक तरीके से यहाँ पे क्राइम करते हैं और दूसरे देश में अंदर भाग जाते हैं, ठीक है। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट भी आया था, जिसमें एक नाइजीरियन व्यक्ति था, वो यहाँ पे ड्रग्स सेल करता था, ठीक है। जब वो पकड़ा गया तो कहता है कि भाई अब मेरे को अपने देश में जाना है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर आप क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर में हो, अगर आप पे केस चल रहा है, तो आप देश छोड़ के नहीं जा सकते, इंडिया छोड़कर नहीं जा सकते, ठीक है। तो अब एक और भारत पोल भी हम लोगों ने लॉन्च कर दिया। अब इसमें क्या है, समझ लीजिए कोई बिहार में कोई क्राइम करता है, ठीक है, फिर वो भाग जाता है लंदन में, है ना। लंदन में भाग जाएगा, तो अब बिहार पुलिस पहुंचे कैसे? तो बिहार पुलिस के पास ये सुविधा नहीं थी। पहले क्या था, सीबीआई सिर्फ एक तरीके से ये इंटरपोल में नोटिस जारी करवाती थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंटरपोल क्या है? इंटरपोल है इंटरनेशनल पुलिस। अब इंटरपोल के तहत नोटिस जारी कौन करवाता था? सीबीआई करवाती थी। बट अब भारत पोल टाइप का एक बना दिया गया है, ठीक है, एक सिस्टम बना दिया गया है। अब इसमें जो भी पुलिस होगी, जो भी स्टेट की पुलिस होगी, वो डायरेक्टली नोटिस जारी करवा पाएगी, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब अब सारा जो पावर सेंटर है सिर्फ सीबीआई के पास नहीं रहेगा, अब सारी जो स्टेट पुलिस है, हमारी दिल्ली पुलिस है, सबके पास ही जाएगी। सबके पास ये सिस्टम होगा कि अगर कोई व्यक्ति है जो भाग गया है दूसरे देश में क्राइम करके, है ना, वो बच नहीं सकता, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको लॉन्च किसने किया? इसको लॉन्च किया भी हमारे अमित शाह जी ने, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और भारत पोल के बारे में ये जानेंगे कि पहले इंटरपोल की सुविधा किसके पास थी? सिर्फ सीबीआई के पास थी, है ना। इंटरपोल के बारे में आप जानते होंगे, पॉलिटी में आप पढ़ेंगे, इंटरपोल में अलग अलग टाइप के नोटिस भी निकलते हैं, ठीक है। रेड नोटिस, ब्लैक नोटिस, तो क्या होता है वो चीज आप पढ़ेंगे। अभी के लिए समझिए कि भारत पोल टाइप का लॉन्च कर दिया किसने? अमित शाह ने। इसको बनाया किसने है? बनाया भी सीबीआई ने ही है, ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बनाने वाले भी कौन है? बनाने वाले भी सीबीआई वाले ही हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। मतलब ये समझ लीजिए उन्होंने अपना काम थोड़ा सा छुड़वाया, ठीक है। बहुत काम उनको लग रहा होगा, बहुत सारे बिजी भी होंगे, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि यार सबको ये सुविधा दे देते हैं, सब लोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया यूएस टू जॉइंटली मैन्युफैक्चर इंटर ऑपरेबल सोनो बॉयज फॉर नेवी, ठीक है। अभी सोनो बॉयज क्या होता है ये समझिए। सोनो बॉयज, सोनो बॉयज नाम सुन के कुछ लग रहा है ना, नाम सुन के लग रहा होगा कि कुछ पानी में डालने वाली चीज है, ठीक है। तो सच में ये पानी में ही डालने वाली चीज है। ये क्या है? एक टाइप के मशीन है ना। इसे पानी में डाल दिया जाएगा, और ये क्या करती है, ये एक तरीके के कुछ वेव छोड़ती है पूरे पानी के अंदर, ठीक है। अगर वहां से कोई भी नेवी की शिप या सबमरीन, ये सब कुछ भी गुजर रही है, तो ये डिटेक्ट कर लेती है। उसको डिटेक्ट करने के बाद वो सिग्नल भेज देगी किसको? लैंड पे रखे हुए कम्युनिकेशन डिवाइस को, ठीक है। उसको पता चल जाएगा कि अच्छा कोई नेवी आ रही है सामने वाले दुश्मन की, ठीक है। तो पहले ही हम लोगों को पता चल जाएगा कोई सबमरीन आ रही है सामने वाले दुश्मन की, छुप छुप कर आ रही है, बट हमें तो पहले ही पता चल जाएगा कि यार वहां पे सबमरीन है, डिटेक्ट कर लेंगे और फिर हम लोग उसको मार गिरा सकते हैं, ठीक है। सबमरीन का यही तो प्रॉब्लम है ना यार, सबमरीन सबमरीन छुप छुप के आती है, किसी को पता ही नहीं चलता हमारी सबमरीन कहाँ पे है, किसी को भी नहीं पता ओशन में, है ना। बट हम लोग इस टाइप के जब सोनो बॉय छोड़ देंगे कहाँ पे, ओशन में, तो उसके बाद अगर उसके आसपास से गुजरेगी जो भी शिप है, जो भी सबमरीन है, तो हम लोग को डिटेक्ट हो जाएगा यार ये जो पर्टिकुलर जो सबमरीन है, जो दुश्मन की सबमरीन है, वो यहाँ पे डिप्लॉयड है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंडिया और यूएसए दोनों मिलकर इसे मैन्युफैक्चर करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस न्यूज से रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में कल लेकर जाऊंगा, तो हम लोग कल इसके बारे में और बातें करने वाले हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि एनएसए जेक सॉलिवन कहाँ पे इंडिया में आए हुए हैं, है ना। बहुत ज्यादा खटपट चल रही है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। ऐसा देखने को नहीं मिलता क्योंकि अब वो एनएसए नहीं रहने वाले हैं, अब कुछ और कोई और आएगा, अब आएंगे माइकल वॉल्स। बट उसके बाद भी वो लास्ट टाइम में अगर किसी लास्ट में किसी कंट्री में आए, तो लास्ट में आए वो इंडिया में,
इंडिया में वो आईआईटी दिल्ली में भी गए, वहां पे उन्होंने स्पीच दी, इंडिया की तारीफें की और इंडिया यूएसए की बॉन्डिंग की बात की, ठीक है। मतलब इंडिया को काफी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जाते जाते टाइम में, ये चीज आप देख रहे हैं, है ना। तो अब इन्होंने एक तरीके से गिफ्ट भी दे दिया, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, गुड बाय गिफ्ट कहते हैं इसे। नेक्स्ट है स्ट्रेंजर टू चाइल्ड, सुप्रीम कोर्ट डिनाइज अतुल सुभाष मदर कस्टडी ऑफिस माइनर सन, ठीक है। तो अब ये आज की क्लास को खत्म करेंगे, बट एक लास्ट न्यूज सुन के। लास्ट न्यूज क्या है, अतुल सुभाष का केस आप जानते होंगे यार, काफी दर्दनाक वीडियो थी, जिसने पूरी देखी होगी उसको पता होगा, है ना। उसमें कितने आरोप लगाए गए, है ना। एक तरीके से जब वो मर रहे थे, मरते टाइम भी वो सारा रिपोर्ट करके गए हैं, ठीक है, सारा डॉक्यूमेंट बना के गए हैं, ठीक है। उसमें एक पर्टिकुलर लाइन थी कि जो उनके बच्चे हैं, उसके बच्चे से मिलने के लिए उनको नहीं दिया गया 4 साल से, ठीक है। और अब वो चाहते हैं कि उसकी जो मदर है वो ज्यादा अच्छी है नहीं नेचर वाइज, ठीक है। तो इसकी जो कस्टडी है इनके पेरेंट्स को देनी चाहिए, मतलब बच्चे के दादा दादी के पास उनकी कस्टडी होनी चाहिए। तो यही गया सुप्रीम कोर्ट में मामला, और सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा इनकार कर दिया कि भाई ये जो बच्चा है स्ट्रेंजर है किसके लिए, दादा दादी के लिए, तो उनको कस्टडी देना ठीक नहीं रहेगा, सॉरी हम लोग ये नहीं कर सकते, ठीक है। अगर उसके बाद भी अगर दादा दादी को कस्टडी लेनी ही है तो उसके लिए एक अलग सिस्टम है, सिस्टम से जाइए, है ना। और सिस्टम में आपको पता है कितना टाइम लगता है। तो मतलब अगेन इस टाइप का जो हमारा सिस्टम है एक तरीके से वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एक्सपोज आपको खुद ही दिख रहा है कि किस टाइप से हमारा जो सिस्टम है धीरे धीरे करके एक्सपोज होता जा रहा है। मतलब जो आम आदमी है उसको कितना परेशान होता है, वो जीते जी कितना परेशान होता है, और मरने के बाद भी आप देख रहे हैं कि उसकी क्या हालत हो रही है, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो इस तरीके की ही बात है यार, इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करेंगे। क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, मैं आपको पीटी फैक्ट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, हमारी पूरी टीम प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं A1 IAS ऑफिशियल पे, ठीक है। तो इस सारी चीजों का फायदा उठाएंगे। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।